आज के इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे पास जो सोर्सेज हैं ना, उनके आधार पर हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे पंजाब के छोटे छोटे वर्कशॉप्स आज ग्लोबल पावर हाउस बन गए हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब ये सोचना ही कितना अजीब लगता है ना कि दक्षिण अमेरिका या अफ्रीका के किसी दूर दराज खेत में कोई विशाल ट्रैक्टर चल रहा है और उसके पुर्जे किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नहीं, बल्कि पंजाब के लुधियाना या मोगा की किसी छोटी सी दुकान में बने हैं। एकदम सही कहा आपने। मतलब 1960 और 70 के दशक के वो छोटे छोटे वर्कशॉप्स जहां बस लोहे और नट बोल्ट का काम होता था, वो आज 140 से भी ज्यादा देशों में अपनी मशीनें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो मुझे तो ये बिल्कुल सिलिकॉन वैली के गैराज स्टार्टअप्स जैसा लगता है। हाँ, बहुत हद तक वैसा ही है। मतलब कोडिंग की जगह यहाँ कारीगर लोहे और स्टील के साथ ओपन सोर्स मूवमेंट चला रहे हैं। हाँ। एक वर्कशॉप गियर बना रही है तो दूसरी इंजन। और यही जो डिसेंट्रलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग है ना, यही इनकी सफलता की असली रीढ़ है। जालंधर और लुधियाना में हजारों छोटे कारीगरों का जो ये इकोसिस्टम है, वो कमाल का है। पर यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर इतनी सारी अलग अलग छोटी दुकानें पुर्जे बना रही हैं, तो ग्लोबल लेवल की क्वालिटी कैसे मेंटेन होती है? ये तो बहुत क्योटिक होना चाहिए। बाहर से देखने में ये अव्यवस्थित लग सकता है, लेकिन जादू यही है। ये दुकानें एक दूसरे के इतने करीब हैं कि इन्हें बड़े कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, मतलब लॉजिस्टिक्स का कोई भारी झंझट नहीं। बिल्कुल नहीं। अगर कोई तकनीकी दिक्कत आई तो एक कारीगर बस सड़क पार करके दूसरे से पूछ लेता है। कोई लाल फीता शाही नहीं, कोई लंबी चौड़ी बोर्ड मीटिंग नहीं। तो समस्या आई और तुरंत सुलझ गई। हाँ, और इसी रफ्तार और कम लागत वाले मॉडल की वजह से ही तो ये चीन के विशाल मैन्युफैक्चरिंग बीस्ट को भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अरे वाह! मतलब चीन की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को पीछे छोड़कर ये बेहतरीन क्वालिटी की मशीनें बहुत सस्ते में बना रहे हैं। ये तो सच में बीट अ बीस्ट चाइना वाला हिसाब है यहाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ ट्रैक्टर तक सीमित नहीं है। सोर्सेज बताते हैं कि रोटावेटर, सीड ड्रिल, कंबाइन हार्वेस्टर, यहाँ तक कि लेजर लैंड लेवलर जैसी पूरी कृषि प्रणाली यहीं बन रही है। लेजर लैंड लेवलर तो एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब ये मशीन लेजर बीम का इस्तेमाल करके खेत की सतह को बिल्कुल सटीक रूप से समतल कर देती है, जिससे पानी खेत के हर हिस्से में बराबर पहुंचता है। हाँ एकदम सही। इससे सिंचाई में हजारों लीटर पानी बचता है। और दुनिया भर के किसान इन मशीनों को इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि इन्हें रिपेयर करना बहुत आसान है। हाँ, आजकल की मल्टीनेशनल कंपनियों वाली मशीनों में तो वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर लॉक्स होते हैं, खराब हुई तो बस बैठे रहो। सही बात है। पर पंजाब की इन मशीनों के साथ ऐसा नहीं है। अगर अफ्रीका के किसी गांव में मशीन खराब हो जाए तो किसान किसी महंगे इंजीनियर का इंतजार नहीं करता। एक साधारण पाने और बुनियादी टूल किट से वो खुद ही उसे ठीक कर लेता है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि आज की दुनिया तो एआई, सॉफ्टवेयर और सेंसर्स पर चल रही है। तो क्या ये पारंपरिक लोहा कूटने वाले कारीगर इस स्मार्ट तकनीक वाले भविष्य में टिक पाएंगे? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, पर हमारे सोर्सेस का डेटा बताता है कि ये इंडस्ट्री पहले ही भविष्य की तरफ कदम बढ़ा चुकी है। ये लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, 4 व्हील ड्राइव सिस्टम और प्रिसिजन एग्रीकल्चर पर तेजी से काम कर रहे हैं। प्रिसिजन एग्रीकल्चर मतलब वो जीपीएस और सेंसर्स वाला सिस्टम जिससे खाद और बीज सिर्फ वहीं गिरे जहां सच में जरूरत है। हाँ बिल्कुल वही। इन्होंने अपनी पुरानी मजबूती को छोड़ा नहीं है, बस उसी मजबूत लोहे के ढांचे में नए जमाने के सेंसर्स फिट कर दिए हैं। कमाल है। बिल्कुल। इन्होंने स्थानीय किसानों की जरूरतें समझी और उसी मॉडल को दुनिया के लिए किफायती विकल्प बना दिया। मतलब जमीनी स्तर की समस्याओं का जो ये एकदम सटीक और किफायती समाधान इन्होंने निकाला है, उसी ने इन्हें बिना किसी भारी फंडिंग के ग्लोबल लीडर बना दिया है। एकदम सही। अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भविष्य की तकनीक अपनाना कोई इनसे सीखे। तो इस पूरी चर्चा के बाद सोचने वाली बात यह है कि अगर नट बोल्ट कसने वाले ये छोटे स्थानीय वर्कशॉप्स दुनिया की स्मार्ट फार्मिंग और इलेक्ट्रिक मशीनों का भविष्य तय कर सकते हैं, तो हमारे आसपास ऐसे और कौन से छोटे अनसुने उद्योग छिपे हैं जो शायद अगली वैश्विक क्रांति का केंद्र बन सकते हैं।